ये हमारा हरियाणा जॉब्स की सीरीज़ में 5वां लेक्चर है, जो कि वेल्डर इंस्ट्रक्टर का है और ये 25 दिसंबर 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसके अंदर हम मैथ के 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये 10 क्वेश्चंस जैसे हमारे कांस्टेबल का पेपर हो गया, सीईटी का पेपर हो गया, पटवारी, एचटेट, टीजीटी, पीआरटी, इनमें भी ये रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये एग्ज़ामों में भी काम करेंगे और ये इसका तो है ही, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं लेक्चर कैसा लगा है। मैं प्रवीण एचटेट पास हो गया है, नेट जेआरएफ पास एंड एमएससी मैथमेटिक्स है, ठीक है। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, शब्द इमर्ज के अक्षर को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये हमारे पास में ये अक्षर है, इससे कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, फिर शब्द बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, मतलब एक आध शिफ्ट में छूट जाता है बार बार, लेकिन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी करा रखा है, आप उन्हें भी जाके देख लीजिए। और एचटेट पीआरटी वगैरह इनके भी लेक्चर पड़े हुए हैं, देख सकते हो आप जाके, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं इसमें टोटल नंबर कितने हैं ये लेटर्स के। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 है। तो हम करेंगे 6 फैक्टोरियल, देन अपॉन में करेंगे जो हमारे पास में कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे ई को देखते हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, ये हमारे पास 3 बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स बटे में हम कर देंगे 3 फैक्टोरियल। फिर देखेंगे m कितनी बार रिपीट हो रहा है, m एक बार ही रिपीट हो रहा है, तो अपॉन में 1 फैक्टोरियल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 ही आता है 1 का फैक्टोरियल और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर r वो भी एक बार है, g वो भी एक बार है, ठीक है। मतलब किसी और का करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास यही आएगा। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 6 5 4 3। अब इसे हम फैक्टोरियल लगा देंगे क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 चौक 20, 20 6 दूनी 12, 120। तो हमारे पास 120 करेक्ट आंसर आ गया है, तो ऑप्शन हमारे पास में फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन है आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास ये एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज मीन्स आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो ये वाली साइड है जो बेस आधार दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर है एंड जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम ये हमारे पास हाइट हो गया 12 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो गया। यदि हम जो ये एक्स्ट्रा निकला हुआ पार्ट है, यदि इसको यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे यदि हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं इस टाइप से, तो ये एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा और रेक्टेंगुलर का जो हमारे पास में एरिया होता है, जैसे हमारे पास में ये 10 ही थी ये वाली साइड और ये भी 10 हो जाएगी, सामने वाली ये 12 हो जाएगी। रेक्टेंगुलर का यदि हम एरिया देखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, दोनों साइड्स की गुना कर देते हैं हम, 12 इंटू 10, तो हमारे पास हो जाएगा 120, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास में जो सेकंड है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास एक सिंपल कैलकुलेशन है। यदि 0.278 अपॉन में 27.8 इज इक्वल टू 2.78 अपॉन एक्स हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू x को इधर लेके चले जाएंगे और जो हमारे पास में ये ऊपर है इसको x की जगह लेके आएंगे, इसको यहाँ पे, ठीक है। जैसे x के बराबर हो जाएगा 2.78 इंटू 27.8 अपॉन में 0.278। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें ऊपर देखने की पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं एंड नीचे भी पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट ये है, तो 1 2 एंड 3 पॉइंट के बाद 3 है
और यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 है, मतलब ऊपर भी पॉइंट के बाद 3 है, नीचे भी पॉइंट के बाद 3 है, तो पॉइंट से पॉइंट आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे सारे। तो अब हमारे पास में 278 ऊपर है, नीचे भी 278 कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास बचेगा 278 एक। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड, यहाँ पे हमारे पास में फाइंड HCF ऑफ 5/4, 2/1, 2/5। तो हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन जो फ्रैक्शंस का HCF और LCM पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, तो आप लोग ये इजीली कर सकते हो। जैसे हमें HCF फाइंड करना होता है तो ऊपर वाले सभी नंबर्स का HCF निकालो एंड देन नीचे वाले नंबर्स का LCM कर दो। मतलब LCM पूछा है तो ऊपर वालों का LCM निकालो, नीचे का HCF निकालो, अल्टरनेट निकालना है। ठीक है, HCF पूछा है तो HCF ऊपर का, देन LCM। तो ऊपर HCF हो जाएगा हमारे पास में HCF ऑफ 5 2 2। इसका HCF लिखेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर कॉमन केवल 1 है। और LCM की बात करें नीचे वालों का 4 1 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास में 1/20। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास में एक बस एक वर्ग के चारों ओर 200 200 200 300 एंड 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। मैदान के चारों ओर बस की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो औसत स्पीड मतलब एवरेज स्पीड फाइंड करने हैं। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास में क्या करना है, जो एवरेज डिस्टेंस है, मतलब जो वर्ग है हमारे पास में, उसकी एक साइड हो जाएगी x, तो x साइड हो जाएगी। यदि हम उसका एवरेज डिस्टेंस करेंगे तो मतलब चारों साइडों को ऐड किया एंड 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब एवरेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। एंड एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा, एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम। तो एवरेज टाइम के लिए क्या करेंगे, टाइम हमारे पास में क्या होता है, टाइम होता है हमारे पास में t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारे पास में टाइम होता है। अब एक साइड के लिए जो हमारे पास में डिस्टेंस है वो x हो गया है और उसने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली है। दैन दूसरे के लिए भी x है 200 किलोमीटर प्रति घंटे, तीसरे के लिए x है पर वो 300 किलोमीटर, इसी प्रकार फोर्थ के लिए भी 300 किलोमीटर। ये अलग अलग हमारे पास टाइम हो गए, इनको ऐड किया देन 4 से डिवाइड कर दिया, ये भी एवरेज टाइम आ गया। तो यहाँ पे हो गया x अपॉन में 240। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, ये एवरेज डिस्टेंस x किया देन अपॉन में एवरेज टाइम कर दिया डिवाइड में, x से x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, और ये जो नीचे 240 है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 240। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो क्वेश्चन पेपर है जो मैं भी करा रहा हूँ, यदि इसको आप लोगों को डाउनलोड करना है मतलब इसके सॉल्यूशन के साथ में, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ CET HSSC प्रीवियस ईयर पेपर्स, इस पे जाके देख सकते हो, या फिर जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यदि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है शुद्ध घी की कीमत 120 प्रति किलो है और इसे 60 प्रति किलो के वनस्पति तेल के साथ मिलाकर एक दुकानदार मिश्रित कर लेता है, मतलब उनका एक मिश्रण कर लेता है और 108 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, जिस पे उसे 120 मतलब जो 20% की वो हो जाती है, लाभ हो जाता है। तो पूछता है कि शुद्ध घी और वनस्पति घी का अनुपात क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे जो n है, n हम वनस्पति घी को वो देसी घी को मिलाया गया है n किलो को, और m किलो को वनस्पति घी को मिलाया गया है। दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो हमारे पास m + n किलोग्राम हो जाएगा टोटल। यदि उसे हम n + m किलोग्राम से डिवाइड कर देंगे तो 1 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम पे उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ मतलब 120% हो जाएगा वो
100% तो पहले से ही होता है, 20% का लाभ तो 120% हो गया। देन ये 108 के इक्वल है, जो हमारे पास रेट दे रखा है इसके इक्वल है। 120 को सही लिखेंगे, अनुपात हटा वो परसेंटेज हटा के 120/100 हो जाएगा। यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो फिर आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 जीरो है, यहाँ पे ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। देन ये 120 वाली 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ऊपर बचा 12, तो 12 से हम डिवाइड करेंगे तो 12 निम्मा 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली टर्म आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12n प्लस 6m इज इक्वल्स टू 9n प्लस 9m हो जाएगा। देन यदि हम इसे आपस में कैलकुलेट करेंगे और m और n को एक साथ दोनों को अलग अलग करेंगे, फिर इस m को इसके बटे में लेके आ गए, देन हो जाएगा n/m इज इक्वल्स टू 3/3, तो 3/3 1/1 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास में जो n/m है वो आ जाएगा 1/1। तो ऑप्शन हमारे पास जो बी है वो करेक्ट है। यदि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है, यदि आप लोगों को जो इस लेक्चर का जो PDF है वो चाहिए तो मेरे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स CET HSSC प्रीवियस ईयर पे जाइए। और यदि आप लोगों को सिंपल ये ऑप्शंस जो हमारे पास में लगे हुए हैं आंसर की के साथ में सिंपल विदाउट सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो हमारे पास में जो एग्ज़ाम जी है वहाँ टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, ठीक है। ये एग्ज़ाम जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास में 2 वर्ष बाद 500 की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या होगा। तो हमारे पास में जो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है इस टाइप का 2 साल वाले में आपको क्या याद रखना है, जैसे ये 5% है, जो हमारे पास में मूल राशि होती है उसका 2 बार 5% निकाल देना है। और हम 5% को कितना लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये 5% है, इसको लिख सकते हैं हम 1/20, ठीक है। आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो बटे में 100 करके। तो 5000 का 2 बार 5% निकालेंगे तो मतलब ये 1 बार हो गया, देन दोबारा हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे 4 बचा नीचे, 4 से 50 को काटेंगे, पहले चलो 2 से काट देते हैं, 25 हो जाएगा। फिर हो गया है हमारे पास 25/2, दैट मीन्स 12.5। तो ऑप्शन हमारे पास में डी है वो करेक्ट है। ये किस प्रकार से किया गया है हमारे पास में, जैसे कोई भी राशि x होती है, यदि हम उसको मतलब 5% के ऊपर निकालेंगे तो ये फर्स्ट वाली साल का ब्याज हो जाएगा, सिंपल ब्याज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड ईयर वाला सिंपल ब्याज हो जाएगा। देन अगेन यहाँ पे निकालना पड़ता है इसका ब्याज का ब्याज। तो ये तो हमारे पास में यदि हम इस चीज़ को ऐड करते हैं तो ये सिंपल ब्याज निकल के आता है, और इस वाले को और ऐड कर देते हैं तो वो चक्रवृद्धि ब्याज आता है। ये तो सिंपल ब्याज है, मतलब सिंपल से सिंपल कैंसिल हो जाता है, जो ये फाइनल वाला निकल के आता है यहाँ पे रिजल्ट, वही हमारे पास में दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने इसे 5000 का 2 बार कर दिया है 5-5%, यहाँ पे 5000 का 2 बार 5-5% ये आता है, ठीक है। यदि आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैंने प्रीवियस लेक्चर बनाया, उसके अंदर मैंने इसको समझाया हुआ है कि कैसे कैसे निकालते हैं पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। जो ये वाला पार्ट होगा उसमें वही हमें निकालना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे, किसी समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 9 है और उनका गुणनफल 15 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि हमारे पास में समांतर श्रेणी यहाँ पे बोला हुआ है AP की बात कर रहा है, ठीक है, ये रहा AP की बात कर रहा है। यदि AP में 3 संख्याओं की बात करें तो सबसे पहले जो मिडल वाली संख्या होती है उसको हम A मान लेते हैं, मिडल वाली संख्या को A मान लेते हैं। उसके बाद वाली संख्या को A + D, मतलब उसके अंदर हम D ऐड करेंगे, और उससे एक पहली संख्या मान लेते हैं A - D। तो ये 3 संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पे इनका ऐड दे रखा है, मतलब यदि हम इनको जोड़ देते हैं तो वो 9 के इक्वल है। जोड़ने पे D से D कैंसिल हो जाएगा, ये 3A = 9 हो जाएगा, मतलब A के इक्वल आ जाएगा 3, ठीक है। यदि अब यहाँ पे हम A के इक्वल 3 रख दें एंड देन इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 - D, फिर हमारे पास में A की जगह तो 3 है, फिर हो जाएगा 3 + D, ये हमारे पास 15 के इक्वल है। यदि इनके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा
जैसे हम इसे 3 से डिवाइड भी कर देंगे, ये 5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5। तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये 5 इधर चला जाएगा। डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। देन डी आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2। तो डी की जगह हम प्लस माइनस 2 रख सकते हैं, कुछ भी रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे यदि इस चीज़ को लेके चलेंगे तो हमें पॉजिटिव वाली डी रखनी पड़ेगी। मतलब हम 2 लेके चलेंगे, मतलब जो मन करे वो रख सकते हो। जैसे हम प्लस 2 रखते हैं, प्लस की 2 रखेंगे यहाँ पे, और ए हमारे पास में 3 आ गया है, 3 में से 2 घटेंगे तो एक 1 आ जाएगा, एंड देन एक 3 आ जाएगा, एंड देन 3 + 2 हमारे पास 5 हो जाएगा। ये 3 नंबर हैं। इनमें से हमें पूछा हुआ है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 1 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी और सी मिलकर इसे 5 दिनों में कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या कह रहा है, ए है जो वो किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी प्लस सी की बात करें तो वो हमारे पास 5 दिन में कर सकता है। फिर कह रहा है जबकि ए और सी, जो ए प्लस सी है वो मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा हुआ है जो बी है अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो हमें टोटल कार्य निकालने के लिए इनका एलसीएम लिख लेते हैं। 15, 4 और 5 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारे पास 60 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को आना चाहिए। यदि आप लोगों को नहीं आता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने एक एलसीएम एचसीएफ के ऊपर एक लेक्चर बना दिया है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। एचटेट में है, ठीक है, एचटेट कंप्लीट सिलेबस के नाम पे लिखा हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारे पास है, ए 15 दिन में 60 यूनिट काम कर सकता है। यदि वो 1 यूनिट काम, मतलब 1 दिन का काम निकाला जाए तो कितने यूनिट कर सकता है, तो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ए 1 दिन में 4 यूनिट काम करेगा, और बी प्लस सी दोनों यदि मिल जाएं तो ये 12 यूनिट काम करेंगे, और ए प्लस सी मिल जाए तो ये 15 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। ए प्लस सी को मिला दिया जाए तो वो 15 यूनिट काम करते हैं, बी प्लस सी 12 यूनिट, ए अलग से 4 यूनिट काम कर देता है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे देखें, ए प्लस सी जब 15 यूनिट कर रहा है और ए की हमें 4 दे रखी है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। जैसे 4 + सी इज इक्वल्स टू 15, तो यहाँ से सी का निकल जाएगा। सी कितनी यूनिट काम करता है, सी है जो वो 11 यूनिट काम करता है अकेला। तो यहाँ पे यदि हम सी की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सी की वैल्यू रखेंगे तो बी प्लस 11 इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से बी निकल जाएगा कि बी कितना यूनिट 1 दिन में कर सकता है, तो बी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो बी 1 यूनिट 1 दिन में कर सकता है। तो हमारे पास टोटल यूनिट वर्क कितना है, 60 टोटल यूनिट वर्क है। 1 दिन में 1 काम कर सकता है, तो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, इस 60 को 60 जो हमारे पास बी है कितना यूनिट करता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये 60 आ गया। जो बी है टोटल काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलें। और इस लेक्चर में थोड़ा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर करके बताता हूँ, बाकी आप लोग इसे इजीली कर सकते हो। और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, और मैथ के जो भी 10 क्वेश्चंस होंगे उनका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है उन्हें भी जाके देख लीजिए। ये हमारा 5th लेक्चर था। इस